तो वो सब चीज़ें होंगी। सब लोग ज्वाइन नहीं किए क्लास आज। हम्म। या तो मैसेज नहीं देखा सबने, या तो पूरा पढ़ लिया है। और बाकी कैसा है आप लोगों की तैयारी? तो तैयारी तो हो ही गया होगा, डर लगता है बस। सब पढ़ाई में बिजी है। क्लास में हम लोग पढ़ाई करेंगे ना, तो ये जो लास्ट मतलब सेशन था हमारा यूनिट 9 का, इसमें ज्वाइन करना चाहिए था सब। सुनने से जल्दी याद होता है। हाँ, जो नोट्स में शेयर करता हूँ पीडीएफ वो भी ठीक है, बट अगर क्लास ज्वाइन करते हैं तो एटलीस्ट जो कुछ आप सुनेंगे वो जल्दी याद हो जाएगा। कट ऑफ प्रेशर है, कट ऑफ का क्या प्रेशर है, कट ऑफ तो जाएगा जितना जाना होगा। पेपर अगर टफ आएगा तो कट ऑफ कम जाएगा। एंड जीआरएफ की नंबर शीट्स कितनी है वो उससे भी थोड़ा सा वेरी करता है। बट आप मान के चलिए 70 लेकर के चलिए, उससे कम ही जाए। ठीक है, तो 70 हमारा ये टारगेट रहेगा, तो उसी के अनुसार आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना। पेपर 1 पेपर 2 में पहले फोकस करना कि आपका 70% पेपर हो जाए सॉल्व, या उससे ज़्यादा जितना आप कर पाए। जैसे कि पहला वाला पेपर 1 में आपको फोकस करना है कि लगभग 35-40 क्वेश्चन आप कर लें पहले। फिर बाकी के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपको लग रहा है कि छोड़ना चाहिए या फिर बाद में अटेम्प्ट करना है, तो उनको बाद में अटेम्प्ट करना। पहले आप पेपर 1 में, ऐसे ही पेपर 2 में लगभग 70-75 क्वेश्चन पहले कर लेना जो इजी लग रहे होंगे। बाकी छोड़ देना, लास्ट में कर लेना। आपको अभी मार्कशीट पे करना है तो आपको पेपर मिल जाएगा, तो आप जल्दी जल्दी पलट पलट सकते हैं। देखिए जो ऑनलाइन एग्जाम होता है ना कंप्यूटर पे, उसमें प्रॉब्लम होती है कि आपको बार बार आगे पीछे करने में डिफिकल्टी होती है। या मान लीजिए कोई पैसेज है तो पैसेज को स्क्रॉल करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो उसमें टाइम जाता है। ठीक है, थोड़ी डिफिकल्टी भी होती है, बट जब पेपर मिल जाएगा आपको तो आप जल्दी से उसको आगे पीछे कर सकते हैं और पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो छोड़ देना क्वेश्चन जो जो आपको नहीं आ रहे हैं शुरुआत में, पहले वही करना जो क्वेश्चन आपको आते होंगे। सो फोकस ऑन 70%, 70-75% क्वेश्चन पेपर इन द फर्स्ट। देन इसके बाद सेकंड में आप ट्राई करना वो सभी क्वेश्चन, 5-10 और क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। लास्ट में जब नहीं आए तो तुक्का मार देना, है ना, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो करेक्ट होने के चांसेस रहेंगे, तो मार्क्स तो ऐड हो ही जाएंगे कुछ ना कुछ। गुड इवनिंग अनोक, गुड इवनिंग टू ऑल। और बाकी सब ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कि ये आई थिंक हम लोगों का लास्ट क्लास होगा, और इसके बाद कल तो क्लास है नहीं, बट हाँ आप लोग जो है 1 सेकेंड। चलिए, पीपीटी शो हो रहा है सभी को? बोलिए। हेलो, आवाज आ रही सभी को? हाँ जी, कुछ बोलिए। आई थिंक कट गया, यस। चल गया, अच्छा ठीक है। एक्चुअली वो ना यहाँ से कनेक्शन चला गया था लैन का, इसी वजह से बीच में रुक गया होगा। सर आंसर की ऐप उसी यूज दिन कल है, आप उसी दिन बता देंगे। देखो आप लोग क्वेश्चन पेपर देंगे ना, मुझे पीडीएफ शेयर कर देना उसका फोटो निकाल के, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसी दिन या अगले दिन, है ना। तो शायद मैं कल या परसों निकलूंगा फील्ड वर्क के लिए। मैं केवल आप लोगों का एग्जाम था इसलिए मैं आ गया था वापस। अभी मुझे पीएचडी का फील्ड वर्क कंप्लीट करना है, तो अभी आज हमारा क्लास हो जाएगा तो कल या परसों में निकल जाऊंगा। तो बट हाँ, हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन पेपर जो भी होगा। आप लोग शेयर करना क्योंकि ये तो पेपर है, आपको मिल जाएगा, तो मुझे भेज देना आप लोग फोटो निकाल के। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं।
रिकॉर्ड हो रहा है क्लास? हाँ। यूनिट 10 का ये आपका रिवीजन है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट हो सकते हैं उनको मैंने इसमें ऐड कर लिया है। लेट्स स्टार्ट। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, इफ दे वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, आप लोग मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फॉर दिसंबर 2024 पेपर 1, पेपर 2, सोशल वर्क, ह्यूमन स्टडी एंड पेपर 1। सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द कंसेप्ट प्रोविजन एंड पेरोल। नॉट विजिबल अनोप, क्या ये पीपीटी शो नहीं हो रहा है आप लोगों को? बोलिए। बाकी लोगों को पीपीटी शो हो रहा है? विजिबल शो हो रहा है। अनोप एक काम करिए, आप दोबारा से क्लास को ज्वाइन करिए। एक बार उसको आप लॉग आउट कर लीजिए, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, चलिए। शो हो रहा है। पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से कई बार आता है, पे प्रोविजन क्या है, पेरोल क्या होता है। ठीक है। तो प्रोविजन का जो है कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? एनीबडी यू नो? लेट मी नो इन चैट बॉक्स। प्रोविजन जो है, हु इज द फादर ऑफ प्रोविजन? किसको माना जाता है फादर ऑफ प्रोविजन? बिल्कुल सही लिखा है, जॉन अगस्टस। इनको प्रोविजन का फादर माना जाता था। इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने इन्हें इस चीज को एडवोकेट किया कि हमको प्रोविजन को यूज करना चाहिए, कि अगर किसी ऑफेंडर को हम जेल में रखते हैं, अगर उसने कोई छोटा मोटा क्राइम किया, माइनर ऑफेंस किया, जैसे किसी की जेब काटनी, छोटा मोटा क्राइम है उसमें किसी प्रकार का, तो फिर ऐसे केसेस में किसी पर्सन को, अगर ऑफेंडर को हम जेल में रखते हैं, तो जेल में जाएगा तो और बड़ा क्रिमिनल बन सकता है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी ऐसे ही लोग पाए जाते हैं। तो छोटे मोटे क्राइम के लिए, माइनर क्राइम के लिए उसको हमको पेरोल देना चाहिए। ठीक है। तो यूज ऑफ पेरोल, उन्होंने कहा कि इज अ काइंड ऑफ अल्टरनेटिव वे, कि बजाय पर्सन को हम जेल में रखें, हम उसको जो है छोड़ सकते हैं, या कुछ कंडीशन के आधार पर, कुछ सुपरविजन के आधार पर, स्पेसिफिक कंडीशन होगी, उसमें पर्सन अपना जो सेंटेंस है वो कम्युनिटी के अंदर काट सकता है, सर्व कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज प्रोविजन। ठीक है। जैसे किसी ने पहली बार क्राइम किया है, छोटा मोटा क्राइम किया है, या फिर कोई नॉन वायलेंट क्राइम है, ठीक है, किसी को गोली मार देना, तो ये बड़ा क्राइम हो जाएगा। लेकिन छोटे मोटे जो क्राइम होते हैं, पिटी क्राइम बोल सकते हैं, वो ऐसे केस में आते हैं जहां पर पेरोल प्रोविजन दिया जा सकता है। ठीक है। ये डिपेंड करता है किस प्रकार का केस है, क्या स्पेसिफिकेशन है उसको लेकर के। और बट इसमें कुछ कंडीशंस होती है, प्रोविजन दिया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है। पर जैसे कि जो प्रोविजन ऑफिसर होगा, ठीक है, प्रोविजन ऑफिस को लगातार जो है एक रेगुलर चेक इन देना पड़ता है, कि जैसे जो पर्सन है उसको अगर प्रोविजन मिला हुआ है, तो वो उसको लगा, जैसे ड्रग टेस्टिंग करना, ठीक है, या फिर जो जगह उसका है, जो घर है, रेजिडेंस है, वहीं पर रहेगा, अपनी जोग्राफिकल एरिया छोड़ नहीं सकता, और लगातार उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोविजन ऑफिसर। ठीक है। इस प्रकार से ये कुछ रहते हैं। फाइन वगैरह जो होता है वो देना पड़ता है। ठीक है। ये ड्रग वगैरह है, अल्कोहल वगैरह ले नहीं सकता, या जो क्रिमिनल्स होते हैं उनसे मिल नहीं सकते, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं। अच्छा, प्रोविजन किसके द्वारा दिया जाता है, बताइए? कोर्ट के द्वारा, बिल्कुल। ये जो है ऑर्डर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। दूसरा है पेरोल। पेरोल का मतलब क्या है? कि अगर किसी को 5 साल की सजा मिली है, मान लीजिए, अगर उसने 2-3 साल अच्छे से काट लिए जेल के अंदर, और उसका बिहेवियर जो है वो भी अच्छा रहा है, और जो भी रिहेबिलिटेशन जो प्रोग्राम होते हैं उसमें सही से एक्टिवेट, मतलब पार्टिसिपेट किया उसने, और सही से रिहेब हो पाया जेल के अंदर, तो उसके इस अच्छे बिहेवियर के लिए उसको जो है पेरोल दी जाती है, कि बाकी की जो जो है सेंटेंस है वो अपना कम्युनिटी के अंदर रह करके उसको काट सकता है, सर्व कर सकता है। उसको हम पेरोल बोलते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस वगैरह होती हैं, तो उन कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है पेरोल के अंदर, कि जैसे लगातार उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा जो पेरोल ऑफिसर होगा। ठीक है। या इसके अलावा और क्या हो सकता है, ड्रग वगैरह नहीं लेना, ठीक है, एल्कोहल टेस्ट वगैरह कराना होता है लगातार, और जो क्रिमिनल्स हैं उनसे मिलना नहीं होता है, कि जो भी मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, उसकी दोस्त भी हो सकता है क्रिमिनल हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप उनसे ना मिलें, और जो ग्रफ्ट एरिया जहाँ पर रहते हैं वो छोड़ के नहीं जाना है बिना परमिशन के। तो वही अगेन इस प्रकार की कंडीशंस जो होती हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। दैट इज पेरोल। सर ऐसा भी होता है क्या कि जेल जाना ही ना पड़े, अगर कोई बहुत छोटा क्राइम किया है पहली बार?
हाँ, जेल हर हर चीज के लिए जेल थोड़ी होता है, जैसे किसी ने कुछ कर दिया छोटा मोटा तो उसकी जेल नहीं होती ना, ऐसे जेल नहीं हो जाती डायरेक्टली। हाँ, अगर आप वायलेशन करते हैं तो फिर उसके आपको जेल जाना पड़ेगा। सर, बेल और पेरोल में डिफरेंस क्या है? बेल लिया जा सकता है, बिल्कुल। बेल का मतलब क्या होता है कि जब ट्रायल चल रहा होता है तो ट्रायल के पहले कोई पर्सन अब जो है टेम्परेरी रिलीज हो सकता है वो पर्सन का। आगे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये आपका यहाँ डिफरेंस दिया है, पेरोल प्रोविजन और बेल के अंदर डिफरेंस क्या होता है ये मेंशन है यहाँ पर। जुवेनाइल कोर्ट ऑफ 18 ग्रुप, वो भी आगे डिस्कस करेंगे, जुवेनाइल केस वाला। हिंदी में इसको परिवीक्षा बोलते हैं, पेरोल और जमानत। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ पर दी गई, सेंटेंस सर्व अंडर द सुपरविजन इंस्टेड ऑफ द प्रिजन। उसको जेल में रखने के बजाय उसको सुपरविजन रखा जाता है कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, अर्ली रिलीज फ्रॉम द प्रिजन अंडर सुपरविजन, कुछ साल वो काट करके जेल, बाकी समय अपना कम्युनिटी के अंदर रह करके काट सकता है। ठीक है, बेल ऑन ट्रायल प्रोसेस व्हेन इट्स नॉट प्रूव कन्विक्ट, बिल्कुल यही सही है कि जब तक जो है केस चल रहा होता है तो उस केसेस में लोग जो है बेल ले लेते हैं, बस उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कुछ मॉनेटरी फाइनेंशियल पैसे उसको जमा कराने पड़ते हैं। और पर्सन जो है अगर उसको बुलाया जाएगा तो फिर उसको आना पड़ेगा, जब भी कोई ट्रायल चलेगा कुछ केस को लेकर के। पर्सन ट्रैवल नहीं कर सकता है बिना किसी आदेश के, मतलब उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है कहीं जाना है, तो ये सभी चीजें होती हैं आपका बेल के अंदर। तो एक काइंड ऑफ टेम्परेरी रिलीज होता है ऑफ अक्यूज्ड अवेटिंग फॉर ट्रायल। समझ में आ रहा है? तीनों को एक बार देख लीजिए अच्छे से। तीनों को ऐड कर दिया ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अब जैसे बेल को लेकर के क्वेश्चन तो नहीं आया अभी तक, पेरोल को लेकर के आया है, प्रोविजन को लेकर आया है, बट स्टिल मैंने ऐड कर दिया है ताकि आपको डाउट ना रहे। चलिए नेक्स्ट इसमें है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2021। इस एक्ट के बारे में आपको पता रहना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो 2021 वाला जो एक्ट है उसमें क्या डिफरेंस है, 20 इसके पहले 2015 वाला है, उसको अमेंड करके 2021 लाया गया था, इसको पास किया गया था 7 अगस्त 2021। ठीक है, इसमें कुछ नए चेंजेस किए गए थे। जो पुराना वाला 2015 वाला एक्ट है उसके अंदर कुछ वेरियस इशू थे, उसको एड्रेस करने के लिए बहुत सारी, मतलब बोल सकते हैं कि पहले वाला जो 2015 का एक्ट था उसमें ऐसे कुछ प्रोविजन जिसकी वजह से काफी डिफिकल्टी होती थी, समय बहुत सारा समय लग जाता था प्रोसेस को फॉलो करने में। जे एक्ट स्टार्ट फ्रॉम 1996। हाँ, इतना पीछे जा सकते हैं, बट आपको जो अभी करंट में है उसको फोकस करना है। बट हाँ, आपको याद रखना है, इनकेस अगर एग्जाम में आता है तो डेट अगर याद रहती है तो आपको ध्यान रखना। ठीक है, जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? जुवेनाइल जस्टिस लिखा है यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुवेनाइल? बताइए। इसकी उम्र 18 साल से कम है। ठीक है, बच्चों नहीं, वो तो होगा ही, किशोर अवस्था हो जो होती है बच्चे की उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन, किशोर न्याय, बच्चों को देखभाल और सुरक्षा संरक्षण अधिनियम। प्लीज बंद कर लीजिए। एक मिनट। तो बच्चों को लेकर के, जो बच्चे होते हैं उनको लेकर के जितने भी इश्यू होते हैं, जैसे कि इसके लिए इस एक्ट को लाया गया। ठीक है, तो ये जुवेनाइल का मतलब होता है एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। और इंडिया पहले से ही दो इंपॉर्टेंट जो कन्वेंशन है बच्चों के अधिकार को लेकर के उसने रेटिफाई कर रखा है, जैसे पहला यूएन कन्वेंशन 1980 और कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड कॉपरेशन इन दी रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट कंट्री एडॉप्शन 1993। तो अगर रेटिफाई करता है कोई भी कंट्री इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय जो भी कन्वेंशन होते हैं, तो उनको अपने देश के अंदर जो एक्ट बनाने पड़ते हैं, और एक्ट के अंदर ऐसे प्रोविजन डालने पड़ते हैं ताकि वो इस चीज़ को सिग्निफाई करें कि जो इंटरनेशनल लॉ है उनको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, जो 15 वाला एक्ट था 2015 के अंदर, उसमें कुछ इश्यू थे, उसमें डिले बहुत होता था क्योंकि कोर्ट के पास अधिकार था, कोर्ट जो है जो सिविल कोर्ट था वो इश्यू करता था ऑर्डर। ठीक है, उसमें टाइम दिया था 2 मंथ का, लेकिन स्टिल कोर्ट में जब केस जाता है तो टाइम लगता है, डिले होता था। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए 2020 वाले एक्ट के अंदर उन्होंने ये जो है फाइनल जो अडॉप्शन प्रोसेस है वो किसके हाथ में दे दिया है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो इसको फॉलो करेगा, क्या उसको देखेगा। ठीक है, वो CII जिसको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, और CWC वेलफेयर कमेटी होती है, इन दोनों को मॉनिटर इसके द्वारा किया जाएगा।
फर्दर यहाँ पर, अच्छा यहीं पर है, ठीक है। तो ये जो फैक्ट याद कर लेना इनके साथ है, इसके अलावा इसमें कुछ और भी प्रोविजंस थे, आई थिंक यहाँ पर मेंशन नहीं है, राइट। अच्छा जैसे डिस्कस कर लेते हैं क्या था, कि जो क्राइम थे, एक तो होता है आपका हीनियस क्राइम। हीनियस क्राइम, और दूसरा होता है सीरियस क्राइम, और तीसरा कौन सा है, पिटी क्राइम, छोटे मोटे क्राइम। उसके लिए 3 साल से कम की सजा होती थी, मतलब है प्रोविजन। और सीरियस क्राइम के अंदर जो है वो 3 से लेकर 7 साल तक का प्रोविजन है, और हीनियस क्राइम के अंदर जो है 7 साल से ज्यादा। 3 प्रकार के क्राइम जो थे जुवेनाइल के लिए है, जो कौन से एक्ट के अंदर है, 2015 के अंदर। अभी चेंजेस क्या हुआ है, एनीबडी बता सकता है कोई, 2021 में? एनीवन? सर अभी 7 साल से नीचे नॉन सीरियस क्राइम, हाँ ठीक है। और सेक्सुअली वायलेंस, इस प्रकार का जो क्राइम होता है उसको सीरियस क्राइम के अंदर डाल दिया गया है, ठीक है। और जो मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है 7 साल से ज्यादा होगी, मिनिमम 7 साल। ये थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, इस कैटेगरी में डाल दिया सेक्सुअल वायलेंस को अंडर द कैटेगरी ऑफ सीरियस क्राइम, पिटी हीनियस क्राइम। अच्छा इसमें एक 2-3 टर्म दिया याद कीजिए, ICCII और CWC, इनका क्या काम होता है, एनीबडी बताइए। CII एंड CWC, ये दोनों बॉडी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनको बनाया जाता है, ठीक है। एक तो जिसको बोलते हैं CI का मतलब होता है कि आपका, CI नहीं है आई थिंक, एक तो आपका CWC मतलब होता है आपका चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। हाँ JJB, और दूसरा है आपका JJB, इसको बोलते हैं जस्ट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ये दोनों हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाई जाती है। जो JJB का काम होता है वो, उसका फर्क होता है कि जो शुरुआत की इंक्वायरी होती है केस को लेकर के, जुवेनाइल ऑफेंडर अगर है तो उसको लेकर के ये देखा जाता है कि उस पर ट्रायल किस, उसको एज ए अडल्ट माना जाएगा या उसको एज ए जुवेनाइल मान करके उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जाएगा। उस चीज को पूरा जो है प्राइमरी इंक्वायरी इसके द्वारा किया जाता है, JJB के द्वारा। और जो CWC है, CWC का मतलब होता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो ऐसे केसेस जहां पर बच्चों को किसी प्रकार की प्रोटेक्शन की जरूरत है, केयर की जरूरत है, तो ऐसे केसेस जो है CWC के पास जाते हैं, और वो जो प्रोसीजर है पूरा उसको फॉलो करते हैं अडोप्शन के लिए। तो वो CWC होता है, दूसरा JLJB हो गया, ठीक है। बोलिए। एक अपील टू कोर्ट भी का मतलब था, अपील टू कोर्ट कहाँ पर? हाँ तो वो मैंने बताया ना कि अभी देखो पहले वाले जो केसेस थे वो जो है कोर्ट के द्वारा उसको हियरिंग की जाती, देखा जाता था। लेकिन अभी जो 2021 वाला एक्ट है उसमें चेंज कर दिया गया, क्योंकि जो केस कोर्ट में जाता है तो टाइम लगता है, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि फाइनल एडॉप्शन जो है प्रोसेस वो सिविल कोर्ट के द्वारा किया जाता था 2015 के एक्ट के अंतर्गत। और जो फाइनल ऑर्डर था दैट इज शुड बी इशू विद इन दी 2 मंथ। लेकिन क्या होता है उसमें प्रॉब्लम ये थी कि डिले होता था कोर्ट में केस, और टाइम लगता था 2 मंथ से ज्यादा। तो उसको फिर चेंज करके 2021 में
उन्होंने डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसके अंडर कर दिया कि वो उसको देखेगा उस इशू को। ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है कारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। कारा, एक तो कारा का फुल फॉर्म क्या है, और कब बनाया गया, किस मिनिस्ट्री के अंदर है, और किस प्रकार की बॉडी है। ये तीन चार क्वेश्चन बन जाते हैं। कारा का फुल फॉर्म है आपका है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, और ये 1990 में इसको बनाया गया था। ये एक स्टैचुटरी बॉडी है। स्टैचुटरी बॉडी का मतलब क्या होता है कि किसी एक्ट के माध्यम से इसको बनाया गया। ठीक है। कि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो होता है उसके माध्यम से इसको क्रिएट किया गया। जैसे बहुत सारी स्टैचुटरी बॉडी है, जैसे कौन कौन है बताओ, और कोई है इसके अलावा? सीबीआई है। ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसको एनडीएम एनडीएमए बोलते हैं। और भी है नेशनल हाईवे वगैरह। ये भी आपका एनएचआई है, ये भी आपका एक स्टैचुटरी बॉडी है। मतलब इनके पास पावर होती है, और इनकी जो रिकमेंडेशन होती है बाइंडिंग्स होती है, बाइंडिंग होती है। तो मतलब एक लीगल पावर होती है इन सभी संस्थाओं के पास, स्टैचुटरी बॉडी के पास। ठीक है। तो जो भी देश के अंदर जितने भी केसेस होते हैं अडॉप्शन के बच्चों को लेकर के, उनको प्रमोट करना, देख उनका रेगुलेट करना, उनका मैनेज करना, ये इसी बॉडी का काम होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ये तो समझ में आ गया ना क्या स्टेचुटरी बॉडी क्या है। और ये जो है बॉडी वर्क करती है अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। तो मतलब ये जो एक्ट था उसी के माध्यम, उसी के अंतर्गत इसको बनाया गया था कारक, एज ए स्टेचुटरी बॉडी। ठीक है। समझ में आ रहा है? रिपीट करना है। देखो ये जो बॉडी बनी थी पहले 1990 में, लेकिन बाद में स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया इसको अंडर दिस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। स्टेचुटरी बॉडी मतलब है कि ये पार्लियामेंट के किसी एक्ट के अंतर्गत बनाया जाता है। तो कौन सा एक्ट है, वो है आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ठीक है। इसके पास पावर होती है, लीगल अथॉरिटी होती है, पावर होती है, और दैट इज आल्सो बाइंडिंग। ये जो है, जैसे बहुत सारी है इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी हैं जो कि स्टेचुटरी बॉडी है। तो सीबीआई है, वो भी आपका है। ठीक है। सीबीएसई भी आपका स्टेचुटरी बॉडी है। ये सब। तो कारा का क्या काम होता है, काइंड ऑफ ये कुछ गाइडलाइंस प्रोसीजर्स दिए जाते हैं अडॉप्शन के लिए। और देश भर के जितने भी इस प्रकार के केसेस हैं बच्चों को अडॉप्ट करने को लेकर के, और जो एजेंसी है वो मॉनिटर करती है सभी चीज़ों को। और ये सभी सभी आपका कारा के अंतर्गत आते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है। मतलब जो भी पेरेंट्स हैं, जो अडॉप्टिव पेरेंट्स होंगे, वो अपने आप को रजिस्टर कराएंगे कारा के अंतर्गत। ठीक है। जो फॉर्मेलिटी होगी उसको फुलफिल किया जाएगा। डॉक्यूमेंट है वो सभी सबमिट किए जाते हैं। उसके बाद फिर होम स्टडी की जाती है। कारा के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो होम विजिट करते हैं। वो देखते हैं कि जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनके लिए वो सूटेबल है कि नहीं है, मतलब वो अडॉप्ट कर पाएंगे। उसके बाद उनको बच्चों को जो है देखभाल सही से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो भी सब चेक किया जाता है। ठीक है। प्रॉपर तरीके से उसके बाद रेफरल होता है। रेफरल मतलब ये देखा जाता है कि जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनको किस टाइप का बच्चा चाहिए, किस उम्र का, जेंडर। ठीक है। ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं। देन उसके बाद फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ चिल्ड्रन होता है। लास्ट में कोर्ट हियरिंग की जाती है। कोर्ट के माध्यम से फाइनल जो कोर्ट रिव्यू करेगा पूरे एडॉप्शन डॉक्यूमेंट को, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, तो इंश्योर करेगा कि लीगल जो रिक्वायरमेंट होती है फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। तो आपका कोर्ट हियरिंग, तो ये सब पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। इसमें आपका कारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जितने भी केसेस होते हैं एडॉप्शन को इंडिया के अंदर, उनको देखना, देखभाल करना, मॉनिटर करना, ये सब प्रोसेस आपके कारा के अंदर। ठीक है। समझ में आ गया नहीं बरन? नेक्स्ट है केयरिंग। केयरिंग आपका एक सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम है, पोर्टल बोल सकते हैं, जिसके पास पूरा डेटाबेस होता है, जो कि कारा के द्वारा ही डेवलप किया गया। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितना पूरा का पूरा एक इन्फॉर्मेशन रहेगा अडॉप्शन प्रोसेस को लेकर के, जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या चाहिए होते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, बाकी जो प्रोसेस क्या है, कैसे मॉनिटर करना है, जितनी जैसे अडॉप्ट बच्चे हैं तो उनकी मॉनिटरिंग भी होती है लगातार। तो वो सभी चीजें जो है स्ट्रीमलाइन की जाती है इस पोर्टल के माध्यम से, जिसको केयरिंग बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म आ सकता है चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो पूरी जानकारी एडॉप्शन को लेकर के इसमें मिल जाती है, रिसोर्सेज मिल जाते हैं। पूरा प्रोसेस क्या है उसको इस यहाँ पर देख करके जो है लोग एडॉप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सी स्टैंड फोर कहाँ पर? कौन सा वाला, कारा में या केयरिंग में?
केयरिंग में तो लिखा है ना, केयरिंग चाइल्ड। देखो सी यहाँ लिखा है, सी फॉर चाइल्ड, ए फॉर अडॉप्शन, और आर फॉर रिसोर्सेस, आई एन फॉर इंफॉर्मेशन, जी फॉर गाइडेंस, एस फॉर सिस्टम। कहाँ लिखा है? आई थिंक यहाँ कुछ मिस्टेक है। एक मिनट, दो तो लिखिए ना। एक मिनट, केयरिंग का आई थिंक फुल फॉर्म जो होगा, चाइल्ड ही है, या सेंटर लिख दी ना, चाइल्ड। ठीक है। क्लियर। लेकिन हाँ ठीक है, मैंने क्या लिखा था, सेंटर लिखा था ना, वो गलत था। ये तो, अरे ठीक तो लिखा है यार, एक मिनट। ये जो है कारा का फुल फॉर्म है, यहाँ पर सेंटर लिखा है, ये चाइल्ड होगा यहाँ। यहाँ गलत लिखा है, नीचे ठीक है। क्लियर। इसको थोड़ा करेक्ट कर लो यहाँ पर। सेंट्रलाइज, एक्चुअली वो सेंट्रलाइज करके लिखा हुआ है डायरेक्टली, इसलिए वो गलत दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इसको काट करके थोड़ा सा चेंज करके चाइल्ड कर लीजिए। क्लियर। बोलिए। अरे हाँ या ना बोलिए, आगे बढ़े फिर। ये सर। हाँ हाँ बोलते जाइए। नेक्स्ट यहाँ पर है, जिसको पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट बोलते हैं, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, प्रोविजन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्या होता है बताइए। इसको बोलते हैं लिंग चयन निदेश अधिनियम, निषेध अधिनियम, हिंदी में पढ़ लीजिए। सर केयरिंग्स का काम क्या होता है एग्जैक्टली? अभी बताया ना, केयरिंग्स देखो, केयरिंग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि बहुत सारे, हर एक जैसे यूनिवर्सिटी है तो उसका वेबसाइट होता है, उससे आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही एक ऐसा पोर्टल है जो कि कारा का जो फंक्शनिंग होती है ना, पूरी पूरे जो सेंट्रल डेटाबेस की तरह काम करता है, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसका रूल होता है कि किस प्रकार से अडॉप्शन जो प्रोसीजर है इंडिया के अंदर, उसको सही तरीके से फैसिलिटेट करना। इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस, हाँ बिल्कुल वही है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, उससे पता रहता है इन्फॉर्मेशन, देश के अंदर जितने भी अडॉप्शन हो रहे हैं उनके बारे में, फ्यूचर में या पास्ट में जो हुए हैं उनकी पूरी जानकारी, मैनेजमेंट सही तरीके से, जितने भी अडॉप्शन केसेस हैं कैसे मैनेजमेंट करना है, तो पूरी जानकारी, पूरे प्रोसेस को, सब कुछ इसमें मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, प्रोविजन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994। वन सेकेंड। चलिए इसके बारे में बताइए थोड़ा। एक्चुअली इस एक्ट को लाया गया था ताकि जो भी सेक्स सिलेक्शन अबॉर्शन होते हैं उसको रोकने के लिए बर्थ से पहले जेंडर आइडेंटिटी करवाना। हाँ बिल्कुल, तो होता है ना। कौन सा है? देखो यहाँ पर जो लिखा है ना, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, इसका मतलब होता है, जैसे आपको पता ही होगा, जो अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड मशीन होती है उसके माध्यम से। तो ये जो टेक्निक होती है जनरली यूज की जाती है अलग दूसरे कामों के लिए, लेकिन लोग जो है इसका मिसयूज करके, या जो डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स होती हैं, वो इसके मिसयूज करके उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, ताकि उसका जो काम है, जो वर्क है, उसी के लिए यूज किया जा सके। तो जो अल्ट्रासाउंड टेक्निक है, मशीन है, उसका यूज होता है बाकी बाकी चीज़ों के लिए, जैसे कि मान लीजिए कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है उसको चेक करना है, कोई डिसऑर्डर हो गया है उसको चेक करना है, या बाकी की कोई भी सेक्स लिंक डिसऑर्डर है उसको चेक करने के लिए एक मशीन होती है, उसको अल्ट्रासाउंड मशीन बोलते हैं। लेकिन लोग जो है, या जो डॉक्टर जो है, इसका यूज करते हैं और ये चेक करने के लिए कि जो है पहले से कि जो बर्थ होगा बच्चे का वो लड़का है होगा लड़की, ताकि बहुत सारे लोग अबॉर्शन करा देते हैं, स्पेशली गाँव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में।
तो उस चीज को रोकने के लिए, उसका मिसयूज जो होता है उसको रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, ताकि हम किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं इस टेक्निक का, जिस प्रकार से इसका मिसयूज होता है, स्पेशली अबाउटिंग द फीमेल, तो उसको रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया। ठीक है। सेक्स सिलेक्शन डिस्क्रिमिनेशन जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द इश्यू ऑफ सेक्स सिलेक्शन डिस्क्रिमिनेशन टू कॉम्बैट, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है, ताकि हम जो है इक्वालिटी को प्रमोट कर पाए। और इसके बाद अभी, हाँ, ये कौन सा दूसरा एक्ट है क्या? हाँ, यहाँ यहीं तक है। अच्छा, इसको लेकर के और क्या क्या एक्ट बने हैं या कोई पॉलिसी या प्रोग्राम जिसके माध्यम से जो है सेक्स सिलेक्शन अबॉर्शन के अगेंस्ट, प्लीज नोट करिए। और एनी एक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इतने दिन से, बताइए कोई एक्ट या कोई प्रोग्राम, कोई पॉलिसी। एनीवन? इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए एनी कोई एक्ट बना अभी तक, या एक्ट है कोई प्रोग्राम या पॉलिसी? डिक्लाइन चाइल्ड सेक्स रेशियो है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए, गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए, बेटी बचाओ बेटी, बिल्कुल सही है, ये ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी आया था। इसके अलावा एक नेशनल प्लान था, एक्शन फॉर द चिल्ड्रन 2016, वो भी था। तो बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं वो आपके, जो कि इसका फोकस होता है कैसे हम जो इशू है, चाइल्ड जो चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, तो उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, और बच्चों को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, पावर कर सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे एक्ट हैं, बाकी हम लोग डिस्कस किए हैं पहले भी। इसमें से एक ये भी है, तो याद रखना, थोड़ा सा याद रखना है, बस ईयर याद रखना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव आपको पता समझ में आएगा यहाँ पर कि किस प्रकार से जो सेक्स सिलेक्शन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको एड्रेस करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, ताकि जो इस टेक्निक है, जो मशीन होती है, उनका सही तरीके से यूज, ना कि कोई मिस यूज किया जा सके। प्रोविजन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 2002। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट 20। अच्छा, ये जो है बिल लाया गया था 2021 के अंदर, जो स्मृति ईरानी थी उस टाइम पे मिनिस्टर। तो ये जो एक्ट है अभी तक, सॉरी, बिल है, एक्ट बना है कि नहीं बना है, एनी? तो इसमें जगह नहीं दिखती लिखने के लिए, तो कहाँ से लिखेंगे? इसको थोड़ा अगर हम हिस्ट्री में देखें ना, इसको लेकर के, चाइल्ड मैरिज को लेकर के कौन कौन से एक्ट बने हैं, नहीं पास हुआ, पता नहीं, कोई बात नहीं, कि मैंने ऐसे ऐड कर दिया थोड़ा करंट को लेकर के, ताकि पता रहे कि बेसिकली चल क्या रहा है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले चाइल्ड मैरिज को लेकर के, जो डिफरेंट एज है उसको लेकर के। तो सबसे पहले 1928 के अंदर जो मिनिमम एज थी फॉर द मैरिज, जो कि फिक्स की गई थी 14 साल गर्ल्स के लिए और 18 साल बॉयज के लिए, अंडर द चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट एक्ट 1929, जिसको हम शारदा एक्ट बोलते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। उसके बाद फिर अगेन 1949 में बढ़ा करके 15 साल कर दिया गया गर्ल्स के लिए। एंड इसके बाद फिर प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया 2006 के अंदर, उसमें जो है बढ़ा करके 18 और 21 कर दिया गया। 18 किसके लिए? गर्ल्स के लिए, और 21 बॉयज के लिए। तो ये फैक्ट आपको याद करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है, 2021 वाला जो बिल है, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था यूनियन मिनिस्टर के द्वारा। इसमें इसका फोकस था कि किस प्रकार से एज बढ़ा करके 18 साल से 21 साल कर दिया जाए गर्ल्स के लिए। तो ऐसा क्यों किया जा रहा था? पहले तो ये फैक्ट आपको याद करना है जो मैंने अभी बता दी है। चाइल्ड मैरिज एक्ट एक्ट CM RA 1929, जिसको हम शारदा एक्ट बोलते हैं, कोई भी नाम आ सकता है एग्जाम में, क्या कौन कौन सा, 14 ईयर फॉर द गर्ल्स एंड 18 ईयर फॉर द बॉयज। ठीक है। इसके बाद जो एक्ट आया प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, उसके अंदर एज बढ़ा करके 18 साल कर दिया था, और बॉयज के लिए 21 साल। यहाँ तक क्लियर है? बोलिए। यस सर। बाकी लोग बोलते जाइए थोड़ा सा।
ठीक है। है। क्या ये सब इफेक्ट करता है द हिंदू मैरिज एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट से? देखो हाँ, वो भी एक्ट है। देखो इंडिया के अंदर जो है इंडियन मैरिज जो है गवर्न की जाती है, बहुत सारे ऐसे पर्सनल लॉ बने हैं। ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट भी है आपका 1955 वाला, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उनका एप्लीकेशन एक्ट होता है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी है। तो बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, तो इंडियन मैरिज जो उनसे भी गवर्न की जाती है। लेकिन जो आपका मैन जो है, इसमें एज को बढ़ाया गया है इस एक्ट के अंतर्गत चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, तो ये सेंट्रल एक हो सकते हैं मैन इंपॉर्टेंट एक्ट है। और इसमें जो है इस बिल के अंदर 18 साल से बढ़ा करके इसको 21 किया जाना था। ठीक है, जो कि मिनिस्टर थे उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका फोकस था क्योंकि उस टाइम पे जो कोविड के टाइम पे ना देखा जा रहा था कि शादियां जो हो रही हैं कम उम्र में जो है लड़कियों की शादी कराई जा रही है। ये एक तो ये रीजन था, और दूसरा ये था कि जो डेटा है एनएफएसएच का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, उसमें देखा गया कि बहुत सारी अभी भी प्रेजेंट टाइम में जो एनएफएसएच HS4 है, मतलब 2015 2016 वाला डेटा, और NFS HS5 2020 वाला, दोनों में पाया गया कि जो जिन लड़कियों की उम्र 18 साल से कम होती है उनकी अभी भी गांव या इस इलाके में शादी जल्दी हो जाती है। लगभग 27% ऐसी लड़कियां हैं जिनकी 18 साल से पहले शादी हो गई है। और यही है फर्दर इसमें आगे वाले जो है आपका डेटा है उसमें भी यही मेंशन किया गया है। ठीक है, लगभग 23% ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी कर दी जाती है पहले ही। ठीक है, तो इसकी वजह से इस डेटा को देखते हुए उन्होंने फिर इस एक्ट को लाया, लेकिन अभी एक्ट बना नहीं है, बिल ही आई थी। ठीक है, हो सकता है बन जाए। आपको केवल याद याद रखना है बस। देखो बिल वाला तो आता नहीं क्वेश्चन, जब तक एक्ट नहीं बनेगा तब तक कैसे बनेगी। बट सर अभी तक हाँ, क्योंकि ये बिल है ना, एक्ट नहीं है। जब तक बिल रहेगा तब तक वो जारी नहीं हो सकता ना। अभी प्रेसिडेंट का जो है इस पर कंसेंट नहीं आया, तब तक बिल नहीं बनेगा। ये अभी तक बिल है, अभी एक्ट नहीं बना। तो बट वैसे ही मैंने बता दिया, थोड़ा याद रहे आपको, करंट में चल के आ रहा है। ठीक है, तो अभी 21 हुआ नहीं, 18 ही है।